Hello, students, and welcome back to the lecture series of HRM. And today's topic is grand strategies. In our previous lecture, we have learned about functional strategies and how these strategies works. The functional strategies are made for functional areas like finance department, marketing department, HR department, operational department, research and development department, etc. And these strategies translates the grand strategies at the business level into action. Therefore, they help to ultimately attain our grand strategies which are made at corporate level. Therefore, grand strategies are the corporate level strategies designed to identify the firm's choice with respect to the direction it follows to accomplish its set objective. इसका मतलब है कि ग्रैंड स्ट्रैटेजीज हम कॉर्पोरेट लेवल पे बनाते हैं और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हम फंक्शनल लेवल पे बनाते हैं। तो फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज अल्टीमेटली हेल्प करती हैं हमें ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजीज को अटेन करने में। देयरफॉर जो हमारी ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हमने कॉर्पोरेट लेवल पे बनाई हैं, इन स्ट्रैटेजीज़ को एक्शंस में लेके आते हैं हमारी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजीज़। तो जैसे कोई एक कंपनी है C1 और इसकी कई सारी बिजनेस यूनिट है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो कंपनी 1 डिसाइड करेगी कि हम किस बिजनेस यूनिट पे हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे या किस यूनिट के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। ये स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ग्रैंड लेवल पे एट कॉर्पोरेट लेवल। जब हम इन स्ट्रैटेजीज को फर्दर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब हम बात करते हैं अपने फंक्शनल लेवल की। जैसे हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई अपनी यूनिट 1 के लिए और यूनिट 1 में फर्दर कई सारे फंक्शनल एरियाज होंगे, जैसे HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो भी हमने स्ट्रैटेजी यूनिट 1 के लिए बनाई है अपने कॉर्पोरेट लेवल में, उसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो लॉन्ग टर्म गोल को या ऑब्जेक्टिव को फोकस करती है। और इन लॉन्ग टर्म गोल को हम फर्दर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उनको हम एक्शन में लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो हम फंक्शनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को या ऑब्जेक्टिव को अटेन करती हैं और अल्टीमेटली ये हेल्प करती हैं हमारे ग्रैंड स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में। ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने में हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों का ही हम एनालिसिस करते हैं। इन शॉर्ट हम यहाँ पे सॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल इन्वायरमेंट की और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी को हम किस तरह हम अचीव करेंगे, उसके हम कई सारे प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से अल्टरनेटिव को हम चूज़ करें या हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्लान को हम चूज़ करें जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अटेन कर सकते हैं। Therefore, simply it involves the decision of choosing the long-term plan from the set of available alternatives. ठीक है, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उनके बेसिस पे हम चूज़ करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव को। ठीक है, हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसे कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ करें जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजी को हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं। It is also known as master strategy और corporate strategy। ठीक है, तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी को हम मास्टर स्ट्रैटेजी या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। Therefore, we can say that grand strategies provides basic direction for strategic action. It indicates the time period over which long range objectives are to be achieved. Firms involved with multiple industries, business, product lines, or customer groups usually combine several grand strategies. And
Any one of these strategies could serve as the basis for achieving the major long term objective of a single firm. ठीक है, तो अपनी ग्रैंड स्ट्रैटेजी को अटेन करने के लिए फर्म के पास कई तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं और उन स्ट्रैटेजीज में से वो किसी एक स्ट्रैटेजी को या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी को वो चूज करता है ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को वो अटेन कर सके. These grand strategies are usually selected by top level management such as directors, executives, CEO, etc. And this top level management plays a major role in implementing these grand strategies. ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इनको क्रिएट करती है और टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही मेजर रोल होता है इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करवाने में. देयर आर 4 grand strategic alternatives that can be followed by the organization, which are classified as stability strategy, expansion strategy, which is also known as growth strategy, retrenchment strategy, and combination strategy or combined strategy. The first strategy is stability strategy. Stability strategy is a corporate strategy where a company concentrates on maintaining its current market position. A company that adopts such an approach focuses on its existing product and market. For example, a company that offers the same product to the same client, that is, the current company is not introducing any new product and it is just maintaining its current market share. That is, a stability strategy is used by a company that is satisfied with its current market share or position. And also, a company following this strategy does not need any additional resource and it works using its existing workforce. That is, this strategy is useful only if there is a simple and stable environment. तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक कंपनी केवल और केवल अपने करंट मार्केट पोजीशन को मेंटेन करके चलती है. जो कंपनी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट को ही फोकस करती है. जैसे कि कोई भी कंपनी जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बना रही है वो पर्टिकुलर क्लाइंट को ही या पर्टिकुलर मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को बेच रही है और इसका फोकस होता है केवल अपने करंट मार्केट शेयर को मेंटेन करके चलना. तो जो भी कंपनी अपने करंट मार्केट शेयर या अपने करंट पोजीशन से सेटिस्फाइड है वो इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करता है, या जो भी कंपनी अपने मार्केट शेयर को या पोजीशन को स्टेबलाइज करके चलता है वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है. इस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करता और जो भी उसके वर्कफोर्स की एक्सपर्टाइज है उसी के बेसिस पे वो फर्दर काम करता रहता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन तब अप्लाई करती है जब वो एक सिंपल और स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करती है. बट दिस डज नॉट मीन्स that the company does not strive for improvement. The company focuses on small incremental improvements. A strategy is stability strategy when a firm attempts to maintain its status quo with existing level of efforts and it is satisfied with only incremental growth or improvements by marginally changing the business and concentrates its resources where it has or can develop rapidly a meaningful competitive advantage in the narrowest possible product market scope. ठीक है, तो एक फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को तब अडॉप्ट करती है जब वो अपने करंट स्टेटस क्यू को मेंटेन करके चलना चाहती है और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल इंक्रीमेंटल ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट से ही सेटिस्फाइड है और मार्जिनली अपने बिजनेस में वो चेंजेस लेके आती है और जितने भी रिसोर्सेज उसके पास हैं केवल उतने ही रिसोर्सेज के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करती है और जब उसे कोई भी एक छोटे प्रोडक्ट मार्केट में एक मीनिंगफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिख जाता है या वो खुद से कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या स्कोप को वो डेवलप कर ले जाती है
तब एक कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करती है। Therefore, in stability strategy, there is an absence of significant change. That is, continuing to serve the same client by offering the same product or service, maintaining market share, and sustaining the organization's return on investment. ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। यहाँ पे हम सेम क्लाइंट्स को ही फोकस करते हैं और सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज ही उसे सर्व करते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करके चलना होता है और हम अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करके चलें, ये हमारा फोकस होता है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम कब फॉलो करें, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट, इट इज़ कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। The next point is when a firm serves defined market and segments to fulfill its mission. जब कोई भी फर्म एक डिफाइंड मार्केट या कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही फोकस करती है अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। ठीक है, जब कोई भी फर्म अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके देखती है और पर्टिकुलर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, तब एक फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। बट ये शॉर्ट रन में तो पॉसिबल होता है, बट लॉन्ग रन में ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज़ वाई टू फॉलो। तो हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को हम क्यों फॉलो करें? व्हेन मैनेजमेंट परसेप्शन अबाउट परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट बिजनेस इज सेटिस्फैक्ट्री। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का परसेप्शन अपनी परफॉर्मेंस को लेके सेटिस्फैक्ट्री होता है, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। स्ट्रैटेजी इज फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स लो रिस्क अनलेस देयर इज अ मेजर चेंज इन द एनवायरनमेंट, सो इट प्रोवाइड्स अ सेफ बिजनेस, देयरफॉर इट इज़ प्रिफर्ड बाय रिस्क अवॉइडिंग मैनेजर्स। ठीक है, तो जो मैनेजर्स रिस्क को अवॉइड करते हैं उनके लिए ये एक सेफर स्ट्रैटेजी होती है। तो जब कभी भी सिचुएशन में लो रिस्क होता है और जहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं होते हमारे एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट बिजनेस को एक सेफ साइड प्रोवाइड करती है, तब हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रेजिस्टेंस टू चेंज, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड एज द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स larger and more successful, they develop such tendency and prefer stability strategy. ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चेंज को के लिए हमेशा रेजिस्ट करता है, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ही अडॉप्ट करता है। और जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता जाता है, तब वो रेजिस्टेंस टू चेंज की टेंडेंसी को अडॉप्ट या डेवलप करने लगता है और वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ऑर्गेनाइजेशंस पास्ट हिस्ट्री मे बी फुल ऑफ चेंजेस, सो टू रिएप द एडवांटेजेस ऑफ सच पास्ट स्टेबिलिटी इज प्रिफर्ड फॉर सम टाइम, यूजुअली आफ्टर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें वो ऑलरेडी कई सारे चेंजेस के साथ वो डील कर चुका है, और ख़ास तौर पे जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है, तो वो कई सारे चेंजेस के साथ वो कॉन्टिन्यूसली डील करता है। तो उसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को कुछ टाइम पीरियड के लिए अडॉप्ट करता है। व्हेन अ फर्म हैविंग स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन द प्रेजेंट बिजनेस एंड मार्केट डज नॉट ऑप्ट फॉर अदर स्ट्रैटेजी प्रेफर्स स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब भी कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है उसकी प्रेजेंट बिजनेस में और वो कोई भी अदर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं कर रही है, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अ कंपनी लैकिंग इन सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इफेक्ट मेजर चेंजेस इन बिजनेस हैव टू अडॉप्ट फॉर स्टेबिलिटी। जब भी किसी कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वजह से वो कोई भी मेजर चेंजेस अपने बिजनेस में नहीं कर सकती, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है।
The environmental factors such as government norms, prohibition and restriction of certain products and processes, licensing, etc. prevents other strategies and the firm has to adopt stability strategy. ठीक है, जब भी कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स में चेंजेस आ गए, कुछ प्रोडक्ट्स में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, या किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, या लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पे फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है. Therefore, we can say that stability strategy is adopted by an organization to remain in the same size or to grow slowly or in a incremental way and in a controlled fashion. Now moving toward the next strategy, which is growth or expansion strategy. A growth strategy is a plan of action that allows to achieve a higher level of market share than what we currently have. ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसमें हम हायर लेवल ऑफ मार्केट शेयर को अचीव करना चाहते हैं एज कंपेयर टू जो एट प्रेजेंट हमारे पास है. तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हम शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. A growth strategy is one under which management plans to advance further and achieve growth of the enterprise in fields of manufacturing, marketing, financial resources, etc. ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मैनेजमेंट एक प्लान बनाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज को फर्दर हायर पोजीशन पे ग्रो करवाने के लिए. ठीक है, जैसे ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, ग्रोथ इन मार्केटिंग फील्ड, growth in financial resources, etc. Therefore, growth strategies are means by which an organization plans to achieve the increased level of objective that is much higher than its past achievement level. ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करती है, और ये जो हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं ये उनके पुराने या पास्ट अचीवमेंट लेवल्स से ऊपर होते हैं. Organization may select a growth strategy to increase their profit, sales और market share. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अपने प्रॉफिट्स, अपने सेल्स और अपने मार्केट शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए बना सकती है. इट सेलेक्ट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को रिड्यूस करने के लिए भी अप्लाई कर सकती है. ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक यूनिट का अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स का मतलब हम अपने वर्किंग स्टाइल को मोर इफ़िशिएंट बना रहे हैं, एंड इफ़िशिएंट इज़ मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट. इट सेलेक्ट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो अपने जो भी उनके पुराने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव थे उनको फर्दर इंक्रीज करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है. ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉलो करती है? द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस इज इन द लॉन्ग रन ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो उसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना ही पड़ेगा. और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं कर रही है या इम्प्लीमेंट नहीं कर रही या उसको फॉलो नहीं करती है तो बाकी की ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपटीशन से या बिजनेस से बाहर कर देंगी. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट करनी पड़ती है? जैसे कोई भी एक सीमेंट कंपनी है और सीमेंट कंपनी में प्रॉफिट्स का मार्जिन ज़्यादा होता है, इसीलिए इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बाकी एंट्रेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है. अब पर्टिकुलर जो हमारी पुरानी कंपनी थी उसको न्यू एंट्रेंट्स के साथ कॉम्पिटिट वहाँ पे करना पड़ेगा, और इसके लिए उसे ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा. तो इसमें आ जाता है जैसे कोई अदर कंपनी अगर हायर वेजेस दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो बाकी सभी सीमेंट कंपनीज़ को भी अपने एम्प्लॉयज़ को हायर वेजेस देने पड़ेंगे, नहीं तो उनके कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स उस कंपनी की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे उनको हायर वेजेस मिल रहे हैं. यहाँ पे
हर एक कंपनी को अपनी इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज़ करनी होगी। ठीक है, इफ़िशियंसी को वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे? कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके वो अपने प्रॉफिट को या बेनिफिट्स को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन को वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी, तो वो अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? हो सकता है कि उनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनरीज़ हो जो अब प्लांट में ऑब्सोलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो वो न्यू मशीनरीज़ को वहाँ पे लेके आ सकते हैं, जिससे कि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और बेनिफिट्स को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफर्स मैनी इकनॉमीज़ बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। ठीक है, तो ग्रोथ के वजह से हम इकनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इकनॉमीज़ ऑफ स्केल से हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्योंकि अब हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी। द इकनॉमीज़ ऑफ इंक्रीजिंग स्केल एनहांस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि अब हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, वो अपने ही स्किल का वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करेगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो अपनी ही स्किल को बार बार प्रैक्टिसाइज करेगा। इसके वजह से वो ज़्यादा इफ़िशिएंट और स्पेशलाइज्ड होता जाएगा अपने ही काम में। विद मोर पीपल अवेलेबल टू डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन फर्दर ग्रो करता है, और जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्रीज होगा और हम अलग अलग तरीके का काम उनसे करवा सकते हैं। कि तो इन सब से ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्दर इंक्रीज होते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज टेकन अप बिकॉज ऑफ मैनेजरियल मोटिवेशन टू डू सो। Managers with high degree of achievement and recognition always prefer to grow. The need on the part of managers push them to think as to how they can achieve their need satisfaction. And the answer lies in the continuous growth of an organization or the group of organizations as a whole. अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज़ को फर्दर मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो वो मैनेजर्स जो हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स को अचीव करना चाहते हैं, जो रिकॉग्निशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें या हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें जहाँ पे हमें अचीवमेंट्स या प्रमोशंस मिलते रहें। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की ऐसी नीड है जिसमें वो हायर डिग्री ऑफ अचीवमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करनी पड़ती है। देयर आर सर्टेन इंटेंजिबल एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ। दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्रेस्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, satisfaction to employees and social benefits preferred by investors, etc. Growing companies have high level of prestige in the corporate world. ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के कई सारे इंटेंजिबल एडवांटेजेस भी होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे इंक्रीज प्रेस्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है तो मार्केट में उसकी इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस, टाटा, ठीक है, तो इनका मेन फोकस होता है ग्रोथ के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज़ सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की वजह से उनके एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर उनकी एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग है मैक्सिमम अचीवमेंट को गेन करना या प्रमोशन को गेन करना या अपने लाइफस्टाइल में इंक्रीमेंट लेके आना, तो वो एम्प्लॉयज़ हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे ऐसी कंपनी से जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल बेनिफिट। तो ऐसी कंपनी को सोसाइटी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है तो धीरे धीरे उसके साइज़ में भी इंक्रीमेंट होगा, और जब उस कंपनी के साइज़ में इंक्रीमेंट होगा तो वो मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसके वजह से सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट वहाँ पे होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इन कंपनी
को इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और मैक्सिमम इन्वेस्ट करती हैं उन कंपनीज में जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ growth or expansion strategy is market penetration, market development, product development, and vertical integration. Market penetration captures the market share in the existing product and expand its business at rate higher than the industry growth. ठीक है, तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उसके मार्केट शेयर को सबसे पहले एक कंपनी कैप्चर करती है और उसके बाद वो हायर रेट पे ग्रो करना स्टार्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट को लोअर प्राइस के साथ एक मार्केट में एंटर करती है और उस मार्केट को कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे अपने प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। द सेकेंड वन इज मार्केट डेवलपमेंट। इट इंक्रीज सेल्स बाय डेवलपिंग न्यू मार्केट जियोग्राफिकली वाइज और सेगमेंट वाइज। ठीक है, तो मार्केट डेवलपमेंट में किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है एक न्यू मार्केट को डेवलप करने में। ठीक है, तो वो जोग्राफिकल एरिया वाइज भी उसको डेवलप कर सकती है या सेगमेंट्स के बेसिस पे भी उसको डेवलप कर सकती है। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया वाइज मतलब जैसे अभी यूपी की मार्केट को फोकस किया, फिर वो गुजरात की मार्केट को फोकस करेगी, दिल्ली की मार्केट के फोकस करेगी, ऐसे ही। और सेगमेंट के बेसिस में जैसे पहले उसने प्रोडक्ट्स केवल वुमेंस के लिए बनाए, फिर वो मेंस के लिए भी बनाने लगी। जैसे फेयर एंड लवली पहले वुमेंस को टारगेट किया उन्होंने, उसके बाद मेंस को टारगेट करना शुरू किया, तो वो न्यू मार्केट्स में यहाँ पे एंटर हो रही है। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज अचीविंग द ग्रोथ थ्रू प्रोडक्ट इनोवेशन टू पेनिट्रेट इन न्यू सेगमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम नए सेगमेंट्स को भी वहाँ पे टारगेट कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो तरीके के इंटीग्रेशन आ जाते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड, अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके लिए एग्जांपल होगा जैसे कि कोई भी कंपनी जो रॉ मटेरियल किसी भी कंपनी से ले रही थी उसने उस कंपनी को ही अपने साथ मर्ज कर लिया या उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो वो होगा हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इस तरह वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी को वहाँ पे अडॉप्ट करेगी। एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे कोई भी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है, तो उसने क्लॉथ बनाया और जिस रिटेल सेक्टर पे या जिस शोरूम में वो उसको बेचती थी उस शोरूम को ही उसने खरीद लिया, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट वन इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। द ऑर्गेनाइजेशन गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ फोर्स्ड डिक्लाइन बाय ईदर श्रिंकिंग करंट बिजनेस यूनिट और सेलिंग ऑफ और लिक्विडेटिंग एंटायर बिजनेस। ये तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स आती है जिसकी वजह से उसे अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को या बिजनेस यूनिट को या तो लिक्विडेट करना पड़ता है या फिर उसको बेचना पड़ता है। इट इज़ अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इन विच a firm having declining performance decides to improve its performance through contraction in its activity, that is reducing the scope of its business by total or partial withdrawal from present business। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है जिसमें अगर किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती जाती है तो वो एक डिसीजन लेती है जिसके थ्रू वो अपनी इस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करती है। वो अपनी एक्टिविटीज़ को फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करके या कम करके भी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती है। जैसे अपनी कंपनी के स्कोप को वो टोटली या पार्शियली कम करके, ठीक है, तो जो भी उसकी प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप है अपने स्कोप को ही वो कम्प्लीटली या पार्शियली विदड्रॉ कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल फोकसिंग ऑन फंक्शनल इम्प्रूवमेंट विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, जैसे फंक्शनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करके जिसमें उसका जो स्पेशल एम्फेसिस होता है या उसका फोकस होता है वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने में होता है। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस इट परफॉर्म्स बाय बीइंग अ कैप्टिव फर्म। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ फंक्शंस वो पहले परफॉर्म कर रही थी उनको रिड्यूस करके। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर फंक्शंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करके, ठीक है, तो जिन प्रोडक्ट से उसे लॉसेस हो रहे थे
और ज़्यादा गेंस नहीं हो रहे थे, उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करके, नेक्स्ट वन, ठीक है, देन मार्केट को रिड्यूस करके, तो जिन मार्केट से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे उन मार्केट्स में वो अपने प्रोडक्ट्स को फर्दर सेल आउट नहीं करेंगे, एट्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस एज ए लास्ट अल्टरनेटिव। और इन सबको करने के बाद भी अगर उसकी सिचुएशन या उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उसके पास होता है अपनी उस फर्म को सेल आउट कर देना, बेच देना या लिक्विडेट कर देना। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस इज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग वेल and perceives that it may not do better in future too in a particular line of business, it is advisable to delete that line of business. After deletion, the organization can concentrate in other area where it has some advantage. जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती या वो ये सोच लेती है कि इन फ्यूचर भी वो पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तब वो पर्टिकुलर उस बिजनेस लाइन को ही डिलीट कर देती है और उस बिजनेस लाइन को ख़त्म करने के बाद पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अदर एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है जहाँ से उसे फर्दर एडवांटेजेस या प्रॉफिट्स मिल सकें। द नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस इज इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव even after following other alternative strategies, it may go for retrenchment strategy. Also, when the management is under pressure to improve the performance, this strategy can be pursued as a last resort. जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को नहीं अटेन कर पाती, अलग अलग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने के बाद भी, तब वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है। या फिर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत ही प्रेशर में होता है प्रॉफिट्स को फर्दर इंक्रीज़ करने के लिए और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को नहीं अटेन कर पाता, तब भी वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है एज ए लास्ट ऑप्शन। द लास्ट क्लासिफिकेशन इन ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, and combination strategy is not an independent classification, but it is a combination of different strategies like stability strategy, growth strategy, retrenchment strategy in various form. So please note down these points. The possible combination of strategies may be: first, stability in some businesses and growth in other businesses. ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी लेके आते हैं अपने कुछ बिजनेसेस में और कुछ बिजनेसेस में हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते रहते हैं। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज स्टेबिलिटी इन सम बिजनेसेस एंड रिट्रेंचमेंट इन अदर बिजनेसेस। ठीक है, कुछ बिजनेसेस में हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का हम अडॉप्ट करेंगे और कुछ बिजनेसेस में जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या जिनके वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम नहीं अटेन कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। द थर्ड कॉम्बिनेशन इज ग्रोथ इन सम बिजनेस एंड रिट्रेंचमेंट इन अदर बिजनेस। ठीक है, कुछ बिजनेसेस में हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे और कुछ बिजनेसेस में हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का हम अडॉप्शन करेंगे। द फोर्थ कॉम्बिनेशन इज स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट इन डिफरेंट बिजनेस। ठीक है, जैसे हमारे पास कई सारे सब यूनिट्स हैं, तो कुछ सब यूनिट्स में हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे, कुछ सब यूनिट में हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे और जिन सब यूनिट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पे हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे। देयरफॉर थ्रू दिस लेक्चर वी कैन कंक्लूड दैट grand strategies are concerned with the decisions about the allocation and transfer of resources from one business to the other and managing the business portfolio efficiently such that the overall objective of the organization is achieved. Therefore, the grand strategies are framed with a long-term perspective at the corporate level. It is based on an analysis of internal as well as external environment. This directs the organization towards achievement of overall and long-term objective of an organization. Therefore, it involves expansion, quality improvement, market development, innovation and liquidation, etc.
For this, we can adopt stability strategy or expansion strategy or retrenchment strategy or combination of all the above strategies. This was all for today's lectures. Hope you have understood the core topic. If you have any kind of doubt, you can post your question in the comment section. Thank you class and have a nice day.